हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका निगम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल थियो ग्रुप पे। हर बार की तरह इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कंसिडरेशन पर। चलिए दोस्तों, अब इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कंसिडरेशन के बारे में जानने के लिए CGST एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंतर्गत इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पॉइंट ए में दोस्तों, किसी भी चीज के बदले में किया गया पेमेंट या पेमेंट के लिए सहमति देना ही कंसिडरेशन होता है। अब वो पेमेंट या पेमेंट की सहमति मनी के फॉर्म में भी हो सकती है और अदरवाइज मतलब किसी दूसरी वस्तु के रूप में भी हो सकती है, जैसे कि आपका बार्टर सिस्टम, मतलब किसी भी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली वस्तु को ही कंसिडरेशन माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट बी पर, जो हमें बताता है कि किसी भी कार्य या सहनशीलता के मौद्रिक मूल्य को भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो भी पेमेंट हुई मनी या किसी दूसरी फॉर्म में और जो भी एक्ट या फॉरबियरेंस की मौद्रिक वैल्यू है वो किस लिए होनी चाहिए। वो होनी चाहिए दोस्तों इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट, यानी कि गुड्स की सप्लाई या सर्विस को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों एक समझने वाली बात यह भी है कि जहाँ कंसिडरेशन होता है उसी को ही सप्लाई माना जाता है, और जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता है वहाँ सप्लाई भी नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि शेड्यूल 1 के अंतर्गत कंसिडरेशन न होने पर भी उसको सप्लाई माना जाता है। अब ये शेड्यूल 1 क्या है, इस पर हम एक डिटेल में बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में। कंसिडरेशन से रिलेटेड एक पॉइंट और है, और वो ये है कि दोस्तों सप्लाई या सर्विस का पेमेंट थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अब एक नज़र कंसिडरेशन में एक्सक्लूड होने वाली कंडीशंस पर भी डाल लेते हैं। इसमें पहली है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट को कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाता है जब तक सप्लायर उस डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करता है, तब तक आप उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। चलिए अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। माना एक कंपनी ABC लिमिटेड ने मिस्टर अमित को 85,000 का एक मोबाइल बेचा। अब मिस्टर अमित को उस फोन में कुछ खराबी मिली, जिसकी शिकायत मिस्टर अमित ने कस्टमर केयर पे की, लेकिन कस्टमर केयर ने उनकी उस शिकायत पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब मिस्टर अमित ने क्या किया, उन्होंने कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर एक सोशल पोस्ट किया और उनकी यह पोस्ट कंपनी के लिए नकारात्मक प्रचार को आकर्षित करते हुए वायरल हो गई। अब ABC लिमिटेड ने मिस्टर अमित से कांटेक्ट किया और उनसे उनकी पोस्ट हटाने के लिए रिक्वेस्ट की, और इसके बदले में कंपनी ने मिस्टर अमित को एक हेडफोन जो कि 30,000 का था देने को तैयार हो गई, जिसके बदले में कंपनी ने मिस्टर अमित से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया। अब यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी मिस्टर अमित को उस एक्ट के लिए पे कर रही है जो काम मिस्टर अमित को नहीं करना है। मतलब यहाँ फॉरबियरेंस के लिए कंपनी मिस्टर अमित को पे कर रही है। अब आते हैं दोस्तों हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर।